हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज से एक नई शुरुआत। तो पॉडकास्ट के इस दौर में हमारे भी कुछ पॉडकास्ट होंगे। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे बंदों को लाएं जो या तो स्टार्टअप्स में काम करते हैं या बिग टेक जाइंट्स में काम करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं या किस तरीके से वो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं या किस तरीके से वो कोड मैनेज करते हैं और अपनी डेवलपमेंट साइकिल को मैनेज करते हैं। तो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें एंड्रॉयड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है हिमांशु सिंह। सो हिमांशु जो है वो बेस्ड हैं बर्लिन में। सो ही इज़ अ सीनियर एंड्रॉइड इंजीनियर, ही इज़ आल्सो अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। काफ़ी एक्टिव है ट्विटर पे, तो ट्विटर पे इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं इनको एंड्रॉइड के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। यू कैन टैग हिम फॉर वेन एवर यू वांट एनी क्वेरी टू बी रिजॉल्व। सो हाय हिमांशु। सो Hi, तो मैंने आपके बारे में कुछ बोला है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें अपने बारे में तो। pretty much that's all. I'm based in Berlin. मैं Clue नाम के एक स्टार्टअप में वर्क करता हूँ. We use the title Android engineer to be specific. और I'm a Google developer expert. Android, Kotlin both. Content wise, I create something on my personal side, but majority मेरा most of the sharing or learnings come out of talks or on Twitter threads. ओके। Yeah. ओके। सो बेसिकली जो एजेंडा है इस टॉक का वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एंड्रॉयड जो है वो लार्ज कंपनीज में यूज़ होता है या स्टार्टअप्स में किस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर, कितनी क्विकली आप डेवलप करते हो, टेस्ट केसेस डेवलप करते हैं कि नहीं, आप इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि एक सपोज एक फ्रेशर है तो उसको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या वेब डेवलपमेंट की तरफ, और क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा एंड्रॉयड ऐप्स का? See, that can be a debatable answer, but मेरे point of view से उस इंसान को वो हर चीज करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो. It can be Android, it can be web. If you ask me as a personal opinion, तो I would say, see, mobiles हमेशा रहने वाले हैं. अभी एक हम बॉक्स लेके चलते हैं मोबाइल फोन का. If you remember 6600, वो एक brick था literally. हम्म। In future, we never know, एक बहुत slim trim phone आए, but devices, mobility devices हमेशा रहेंगे. Mobile नहीं तो tablets, but something or the other would always be there. Mobile is a very good way to have everything on your hand, whereas web में कुछ हो ना हो websites हमेशा होंगी. तो it's never a comparison between any of the platforms. It's just कि आपको interest किस चीज में है, क्योंकि आप वही चीज अच्छा कर पाओगे करियर में जिसमें आपकी interest अच्छी होती है, rather than just saying कि हाँ मैं Android कर लेता हूँ पैसे अच्छे मिलेंगे, web कर लेता हूँ पैसे अच्छे मिलेंगे. हम्म। But if you are interested enough to do it, पैसे हर चीज में अच्छे मिलेंगे और करियर आपका हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा. ओके। तो मतलब आपका सजेशन है कि जिसमें इंटरेस्ट है वो पिक कर लें और उसी में ही बढ़िया Correct. होगा, तो क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसमें ज्यादा बंदा मेहनत कर पाएगा और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, राइट? करेक्ट. ओके। सो अगर सबसे बेसिक एग्जांपल आप उसमें देखोगे ना तो ऐसा होगा कि अ, एक इंटरेस्ट वाली चीज ना हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मुझे कोई बोले मैं डिजाइन करनी है, मैं बस थ्योरेटिकल नॉलेज या जो सीखी है मैंने मैं वही यूज करूंगा. बट अगर मुझे इंटरेस्ट है ना तो मैं मल्टीपल वेज से उसको एक्सप्लोर करूंगा. मेरे यूज केस के लिए वो अच्छी चीज है नहीं है, आई विल एक्चुअली पुट माई 100% टू इट, मोर देन 100%. बट अगर ना हुआ तो शायद मैं नहीं करूंगा, मक्ड अप नॉलेज यूज करूंगा या फिर बाय द बुक जाऊंगा. क्रिएटिव होने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए, एंड हम्म। इंजीनियरिंग इज अ फील्ड जहां आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इन एनी सेंस. सो इंटरेस्ट इज व्हाट ड्राइव्स यू टू सक्सेस. दैट्स माय पॉइंट. या ओके। सो सपोज अब कोई बंदा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा है, अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं सीखनी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं बंदे जो कह रहे हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी, हमें एंड्रॉयड पे ही काम करना है। तो आपको क्या लगता है कि वेब टेक्नोलॉजीज का कितना इन्फ्लुएंस रहता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में? मतलब आनी चाहिए, जैसे सपोज HTML जावास्क्रिप्ट CSS की अगर मैं बात करूँ, तो क्या वो जरूरी है आनी या नहीं है, या नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा? उसके बिना टोटली आप काम चला सकते हो. अगर आप वेब से आ रहे हो तो आई वुड से एनोलॉजीज अच्छी होती हैं समझना. जैसे हमारे में डिजाइनिंग XML में हुआ करती थी तो हम तब बोलते थे वो हमारा CSS है, इन दैट हम्म। स्ट्रक्चर. बट आपको कोई चीज आनी चाहिए वेब टू एंड्रॉइड, आई वुड नॉट थिंक सो. आपको बस कोड लिखने आना चाहिए या फिर इंटरेस्ट आना चाहिए. एट सम हम्म। पॉइंट यूट्यूब पे या बहुत जगह इतनी ट्यूटोरियल्स हैं, आप सीख सकते हो. सो जावास्क्रिप्ट आना, HTML आना, CSS आना इज नॉट अ मैंडेटरी टू गो फॉर एंड्रॉइड. बट सपोज अभी क्या है कि बहुत सारी जैसे कंपनीज हैं उनको डायनेमिक UI चाहिए होता है, तो वो वेब व्यू की तरफ जाती हैं, या आजकल रिएक्ट नेटिव का भी बहुत सारा
मतलब चल रहा है, तो हाँ, उसमें ऐसा रहता है कि जावास्क्रिप्ट अगर आती होगी तो एक एडेड एडवांटेज है, राइट? it's all. So I will always say, Android engineers के लिए any other thing, not just Android, but for any other domain, web हुआ, Android, iOS, any other technology, any other language is always good to have. It's not must to have. For example, let's talk about dynamic UI. Dynamic UI मैं React Native से बना सकता हूँ, sure. Flipkart करती है वो, Myntra करती है, but I can also build something which is very similar to native, right? मैं वो हर एक चीज native में कर सकता हूँ जो शायद मैं dynamic UI के लिए React JS या React Native use करता हूँ, because I know मेरा API server response कैसा देगा. Based on that, I can design my contracts or my UI जो उसको tackle कर सके. So it's always good to have any other language because JavaScript मुझे सीखने का मन करेगा, मैं सीखूंगा because that's an interest. But would that help me in Android? It's a very rare chance. हमेशा नहीं होगा. शायद कहीं use cases में हो सकता है. For example, जब web views use करते हैं, but not always. Okay, okay. तो अभी भी आप जावा पे काम करते हैं या फिर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मूव हो चुका है कॉटलिन पे? तो या आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसको आप मूव कर रहे हैं धीरे धीरे कॉटलिन पे, या पूरा प्रोजेक्ट जो वो कॉटलिन बेस्ड हो चुका है, या अभी भी जावा पे काम होता है? अभी अगर देयर आर टू वेज टू सी टू इट. अगर आप लीगेसी प्रोजेक्ट्स देखोगे जो बहुत पुराने, जैसे कोई स्टार्टअप किया आप जो 2011, 13, 15 में बना, उसमें बहुत सारे कोड्स जावा में होंगे. बट टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मेरा हर प्रोजेक्ट कॉटलिन में होता है. इधर इट बी अ साइड प्रोजेक्ट, हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट, वी चूज टू डू कॉटलिन अब. और जो जावा में नहीं है, वी ट्राई टू फिगर आउट सम वे और अ स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर स्क्रीन और बाय मॉड्यूल्स हम उसको कॉटलिन में माइग्रेट कर पाए. बट वी डू नॉट वर्क ऑन जावा एनीमोर. ओके, सो सपोज एक प्रोजेक्ट है तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो अभी वो कॉटलिन में मूव नहीं हुआ है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है उसको मूव करने की? मतलब किस तरीके से प्लान करते हो कि मूव करना है इसको धीरे धीरे कॉटलिन पे? ठीक है. सो उसके ना बहुत सारे स्प्लिट होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एक टीम पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं, उस कंपनी की टीम पे. फॉर एग्जांपल व्हेन आई जॉइंड इन माय करंट स्टार्टअप, तो यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारा कोड कॉटलिन में लिखा जाता था, बट हमारा बहुत सारा कोड जावा में भी था. तो उसको अगर आप माइग्रेट करने का सोचोगे तो द जनरल वे विच आई सी हाउ वी कैन डू इज, पहला तरीका होता है कि जो भी नए फीचर्स या नए मॉड्यूल्स आप लिखते हो उसको आप कॉटलिन में ही लिखो. डू नॉट थिंक ऑफ राइटिंग इन जावा, बिकॉज आप दोनों को एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में रख सकते हो. सो स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग न्यू इन कॉटलिन. इन द सेम वे हैव अ स्मॉलर सेट ऑफ पीपल या एक टीम छोटी सी जो ये टास्क डिफाइन करे कि हर स्प्रिंट में एक फाइल या एक मॉड्यूल या एक स्क्रीन हम कॉटलिन में माइग्रेट करते रहेंगे. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप धीरे धीरे माइग्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हो, प्लस आप नए प्रोजेक्ट्स को कॉटलिन में लिख रहे हो. बट उसकी भी लिखने का एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग होगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्ट में मोस्टली हो सकता है कि आप RX जावा यूज कर रहे हो, बट कॉटलिन में हम सोच रहे होंगे को रूटीन्स में करने का. सो मे बी आपको पहले प्लान करना होगा कि आप RX से को रूटीन्स कैसे मूव करा सकते हो, तो एक उसका पाइपलाइन रेडी होना पड़ेगा. उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जैसे अडाप्टर्स हैं तो आपकी कुछ बेस चीजें होंगी जो आप कॉमन यूज कर रहे होगे, वो सेटअप करोगे. So before directly moving into migration, there are a lot of things which you need to plan for. So मेरे हिसाब से अगर migration करनी है तो planning is the most important part. Implementation is the secondary, to be honest. ओके, तो अभी सपोज कोई नया डेवलपर है जो 2022 में स्टार्ट कर रहा है, तो उसे जावा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मतलब तो सीधा कॉटलिन पे जंप करे और काम करना शुरू कर दे, या जावा का बैकग्राउंड होना चाहिए उसका? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, depends again. For example, Kotlin, अगर आपको जावा आता है तो आप Kotlin like 2 दिनों में सीख सकते हो. That's my perception. Not everybody can do that in 2 days, but I would still recommend लोगों को जावा at least basics आना चाहिए. When I started, there was this concept of Java Core, Java Advanced. I would just say कि basic concepts आने चाहिए जावा के. Maybe spend a week जावा पे करते हुए, जब आप सीख रहे हो थोड़ी बेसिक सिंटैक्सिंग समझ लो क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज मोर और लेस Kotlin uses the same core basics of Java. तो बस सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड जावा वेल एंड गुड, उसके बाद आप Kotlin पे माइग्रेट कर सकते हो अपने आप को. धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सब सीख सकते हो, बट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज. आई कैन गो ऑन एंड से कि सिर्फ Kotlin कर लो, आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, बट दैट्स जस्ट फॉर एंड्रॉइड. बट जावा बहुत सारी कोर क्रक्स चीजें भी आपको सिखाता है, जैसे उप कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर अंडर द हुड थ्रेडिंग मैकेनिज्म, वो सब आप सीख सकते हो Kotlin पे भी. बट जावा हैज बीन दैट कोर जिसको आज तक इंडस्ट्री में रेकमेंड किया जाता है.
So it's always good to have Java. ओके तो आजकल एक कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, हर कोई ना मूव कर रहा है XML से। वो कह रहे हैं हर कोई, आप जितनी भी एप्स होंगी वो कंपोज पे ही बनानी है अपने को, मतलब चाहे कंपोज अभी कंपनीज में यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें कंपोज पे ही बनानी है। तो आपका क्या थॉट है इस प्रोसेस पे? Compose is the new baby of Android, to be honest. तो हमारे at least in Clue हमने we have like started writing everything in Compose. हम migrate भी कर रहे हैं, so we are moving towards Compose, yes. But अगर आप देखोगे ना, हर कंपनी नहीं करेगी. I Yeah. know couple of big shot companies जो अभी तक Java से Kotlin भी नहीं हुए हैं. Compose तो दूर की बात है, ठीक है? So not everybody is going to jump the wagon and say कि अब हम Compose कर लेते हैं, because हर एक चीज का ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट चेक होगा कि इज इट वेल परफॉर्मेंट इनफ, XML के बराबर भी है कि नहीं है, ठीक है? सो वो सब चेक्स भी होंगे, बट we as a person, me as a personal recommendation, I think Compose is the way to go forward, but definitely XML भी आपको करना पड़ेगा अभी, because so it's the same case of Kotlin. Kotlin, if I'm not wrong, 2017 2018 में आया था in the scenes. It's still 2022 and people still talk about Java versus Kotlin. Yeah. So Compose adoption will take time. XML versus Compose, ये भी अगले 5 साल तक चलता रहेगा. But same strategy, how you did for Kotlin, that's the same way we can do it for us, right? So वो वही process में होना है, but it's just that adoption should start sooner or later. मतलब दोनों आने चाहिए। अभी अगर कोई नया डेवलपर है तो उसे दोनों आने चाहिए, XML पे भी उसकी Yes. उतनी कमांड होनी चाहिए, और अगर उसे कंपोज सीखना है तो ही कैन स्टार्ट लर्निंग इट, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मूव कर सकता है कंपोज पे, राइट? करेक्ट, बिकॉज आप खुद सोचो, अगर आप कभी अभी जॉब करने जाओगे तो आपके पास जरूर ऐसा कोई कोड होगा जो XML में होगा. आप ये नहीं बोल सकते मुझे XML नहीं आता, राइट? That's a process which I think of. So I really think कि you should know stuff, but सिर्फ ये बोल देना कि हाँ मुझे हर फैंसी स्टफ आता है बट मुझे बैकग्राउंड नहीं आता उसका, तो फिर वो गलत है. या ओके, सो एंड्रॉइड में हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हो गए हैं, जैसे गूगल रिकमेंडेड है MVVM, लोग MVP भी यूज करते हैं, MBI भी यूज करते हैं, सब कुछ लोग जो हैं वो MBI को Redux के साथ यूज करते हैं। तो Correct. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपकी ऐप्स के अंदर किस तरीके के आर्किटेक्चर्स यूज होते हैं? कुछ कस्टम आर्किटेक्चर है या खुद से लिखा हुआ है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है? Depends again कि आपकी कंपनी का ना पर्पस क्या सॉल्व करके देता है. So for example, when I started Android, मेरा MVP था, फिर हमने MVVM शुरू किया, फिर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स वाला MVVM पे काम किया. It's just that what solves your purpose. मतलब आप अपने ऐप को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता आपके ऐप को. So आप देखो कि आपकी ऐप के लिए आर्किटेक्चर क्या सेटअप बेस्ट होगा, ठीक है? So आप सिर्फ ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते कि हम ये आर्किटेक्चर सेटअप करें. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज पे काम करें, जैसे कंपोज में वो यूनिडायरेक्शनल फ्लोज है, राइट? तो उसके लिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो रेकमेंडेड वे है, गूगल ने जो बोला है स्टेट्स एक्सपोज करना, उस पे काम करना, दैट्स अ वे टू गो, ठीक है? बट उन्होंने रेकमेंड किया, दैट्स अ डिफरेंस व्हिच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड. लोगों को ये लगता है कि गूगल ने रेकमेंड किया है तो लाइक हमें यही यूज करना है. ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कोई चीजें. आप वो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो सकता है कि आपके लिए आपकी MVP ज्यादा सपोर्ट कर रही हो, इट्स अ मोर feasible option for you. Architecture should not be limited to what people recommend or what's the fancy thing going around. वो एक हर चीज होनी चाहिए जो आपके पर्पस को सॉल्व करे, आपकी टीम की पर्पस को सॉल्व करे, और आपके फर्म की डेवलपमेंट स्पीड लिटरली अच्छे से बढ़ाए, ठीक है? इट शुड ऑलवेज बी स्केलेबल, रोबस्ट, but it should not be tied up to anything else. For example, Telegram का कोई बहुत modified या बहुत robust architecture नहीं है, but you know Telegram कितना scalable है, right? So architecture होने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे developers हैं, it's just that what purpose do we solve in our apps. So I would say architecture, मैं personally MVVM prefer करता हूँ, थोड़े बहुत customizations रहते हैं उसमें, but I would not say कि just because मैं use कर रहा हूँ तो you should also use it. Figure out the purpose of your app and what works for you better. Okay. So मतलब कुछ एक प्रेफरेंस नहीं है, जो जो ऐप को सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं, राइट? Definitely. Suitable नहीं, ऐप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो आपकी टीम के हिसाब से बेस परफॉर्मेंस प्रोग्रेशन होगा, उसके हिसाब से. मतलब आर्किटेक्चर का ऐसे कुछ वो नहीं है कि एंड्रॉइड है तो MVVM ही फॉलो करना है, जैसी ऐप की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे कि हाँ मुझे ये वाला आर्किटेक्चर बेटर लग रहा है, इसमें हमारी ऐप जो ज्यादा ग्रो कर पाएगी. करेक्ट. सो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि
5 लोगों की टीम है, आप अगर अपना आधा टाइम आर्किटेक्चर सेटअप में ही लगा दोगे और क्या पता सिर्फ उन 5 लोगों में से एक इंसान को आता होगा वो आर्किटेक्चर, बाकी 4 लोगों के लिए भी वो बहुत नया है। सो ऑलवेज वर्क इन अ सेट जहां पे वो सबके लिए यूजफुल रहे, सब लोग उसको यूज कर सके। लर्निंग इज ऑलवेज अ कर्व, लाइक सॉरी, लर्निंग इज ऑलवेज द वे टू गो अहेड, बट आई वुड डेफिनेटली से कि वो एक टीम डिसीजन होना चाहिए हाउ टू मूव अहेड। So that should how I pursue anything else, like not just architecture but everything what we decide to work on a team. Personal preference में यार अगर personal projects हैं तो आप कुछ भी explore करो, कुछ भी सीखो, that doesn't matter to be honest. Okay. So another question is कि जितने भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्टार्टअप्स होती हैं उसके अंदर यूनिट टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं नहीं लिखे जाते हैं, मतलब क्या से है, लिखने चाहिए कि नहीं, वो तो एक गुड पॉइंट है ही कि लिखने चाहिए, क्या लिखे जाते हैं वो एक क्वेश्चन है। देख देखने में अगर बोला जाए, अगर टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी कंपनियां नहीं लिखती हैं, हम लिखते हैं, लिखना चाहिए, दैट्स लाइक देयर इज नो डिबेट ऑन दैट, वो होना चाहिए, दैट्स अ थंब रूल, बट वी डू राइट इट एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आई नो, बिग शॉट कंपनीज दे डोंट। इंडिया में ही फॉर एग्जांपल बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो नहीं लिखते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो डेवलपमेंट टाइम आपका कंज्यूम कर रहा है, सो रादर देन यूजिंग दैट वी यूज डेवलपमेंट टाइम एंड हम QAs को दे देंगे टेस्टिंग को। बट एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर माई सेल्फ, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड राइटिंग टेस्ट बिकॉज एटलीस्ट वो एक सेट ऑफ फ्लो देता है, एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा एनहांस करता है, या फिर इट गिव्स अस एज केसेस, ठीक है कि ये भी एक हो सकता था, शायद मैं जो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। सो रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑलवेज ऑन द QA, we should definitely rely upon ourselves कि हम भी एक short आंसर देते हैं तो हमारा हर लॉजिक टेस्ट हो जाता है, that gives us more motivation to be sure कि हाँ ये सही चीज है जो हम QA को दे रहे हैं, because when you give something to a QA, or for example to the users, आपकी भी नाम on the line जा रही है, like you are putting a name on the line, right? So आपको भी एक confidence होना चाहिए, so test cases give me that confidence, and it's always nice to also have a logical check and every other check. I'm not a big fan of UI testing, but unit testing is a must-have. बट से स्टार्टअप है, मेरे को MVP बहुत तेजी से लॉन्च करना है, तो उस केस में क्या लगता है कि ऑल्दो सपोज मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्केल करेगा, मुझे मालूम है कि अगर मैं 3 मंथ्स के अंदर डेवलप करके उसको लाइव करता हूँ तो वो मेरा स्केल करेगा, बट स्टिल मैं इनिशियली मैं चाहूंगा ना कि मैं डेवलपमेंट पे ज़्यादा एफर्ट डालूँ और मेरा फीचर्स ज़्यादा दे पाऊँ जो मैंने प्लान किया MVP में, तो उस केस में मेरे को MVP में टेस्ट केसेस लिखना कितना मतलब सही है? I would say MVP में आप टेस्ट केसेस मत लिखो, वेरी फ्रैंक आंसर। MVP में अगर आपके पास अच्छा टाइम है, बहुत बड़ी टीम है, तो प्लीज MVP में भी लिखो आप, बट टू बी ऑनेस्ट छोटे स्टार्टअप्स में ज्यादा बड़ी टीम नहीं होती है, मैक्सिमम 1 से 2 इंजीनियर्स होते हैं, तब आप प्रोडक्ट फीचर्स पे रखो एंड जैसे ही वो MVP हिट करे, प्लान फॉर इट इन सच अ वे दैट आप टेस्ट लिख सको। ओके, मतलब जैसे जैसे पैसा आ जाएगा तो बंदे एक्वायर करके उनको करेक्ट, बट काम। ऐसा भी नहीं है कि आप पहले सेट ऑफ कोड को इतना गंदा लिखो कि उसमें टेस्ट ही ना लिख पाओ। या एटलीस्ट मेक इन माइंड कि आपको लिखना है टेस्ट, सो कोड इट ऑन दैट वर्च्यू। ओके, तो अब जैसे कंपोज पे काम कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली सब लोग ऐसे कर रहे थे मूव की सिंगल एक्टिव, पहले मल्टीपल एक्टिविटीज होती थी हमारे पास, अब सिंगल एक्टिविटी मल्टीपल फ्रैगमेंट्स का आर्किटेक्चर आ गया, फिर उसके बाद अब कंपोज है, तो क्या स्ट्रक्चर रहता है आजकल, कैसे फॉलो करते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज रहती हैं अभी भी या सिंगल एक्टिविटी मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, और आप जैसे कंपोज पे लिख रहे हो तो क्या फॉलो करते हैं? यार उस पे भी सेम आंसर होगा कि दैट डिपेंड्स अभी प्रोजेक्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे, तो मेरा जो फर्स्ट सेट ऑफ होता था कोड, व्हिच वाज मल्टीपल एक्टिविटीज एंड मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, फिर आई मूव्ड ऑन टू दिस मल्टीपल फ्रैगमेंट्स एंड सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर जब एप्लीकेशन कंपोनेंट्स आए। नाउ in my current project I use multiple composables and one activity, yes, and multiple modules में होता है, ठीक है, that's our way to do it, but अभी भी अगर if you do not have compose integrated, it's majority times multiple fragments and single activity, या फिर not just single activity, I would say minimum activities, एक दो activities हो सकते हैं, but fragments are always more than one, ठीक है, so that's how these things are built now. With multiple activities I do not think, unless and until वो बहुत बड़ा legacy project है which people are still working on, तब activities add होते हैं, नहीं तो फिर अभी multiple fragments, single activity, और maybe multiple activities, multiple fragment, but एक दो activity से ज्यादा नहीं हो सकता वो। ओके ओके,
तो अब जैसे सपोज 2013 या 15 में किसी ने कोड बेस लिखा था, अब वो काफी स्केल कर गई एप्लीकेशन, तो वो काफी सारा कोड जो होगा मेरा लेगेसी कोड बेस होगा, राइट? तो करेक्ट। अब जैसे हमने अभी कॉटलिन के ऊपर बात करी थी कि कॉटलिन का प्रोजेक्ट मुझे मूव करना है, जावा पे लिखा हुआ है कोड और मुझे धीरे धीरे कॉटलिन पे मूव करना है, तो क्या स्टेप्स रहते हैं? मतलब जैसे सपोज आप किसी नई टीम में जाते हो और आपको एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जो जावा पे लिखा हुआ है, काफी टाइम से लिखा जा रहा है, अभी भी स्टिल उसमें बंदे जो हैं वो जावा पे लिख रहे हैं कोड, तो कैसे प्लान करोगे कि इसको हम लोग मूव करें नए आर्किटेक्चर की तरफ, या नए कंपोनेंट्स जैसे आ रहे हैं अभी, तो उस तरीके से हमें अगर लिखना है तो कैसे मूव करेंगे, कैसे प्लान करेंगे इस चीज को? सो नाउ दिस इज वेयर योर टेस्ट कम्स इन पिक्चर। अगर हम्म, आपका टेस्ट है तो आपका लॉजिक पता है आपको उस मॉडल का या उस पूरे व्यू का, राइट? सो आप पहले तो ये देखोगे कि आप जब चेंज करना स्टार्ट करो तो इस वे में चेंज करो कि आपके टेस्ट हमेशा सक्सेसफुली पास होंगे। हम्म, अगर आपने कुछ चेंजेस किया, टेस्ट फेल हो गए, दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको टेस्ट चाहिए। बट ऑन द अदर वे, अगर आप ऑन एन ओवरव्यू अगर आप सोचना चाहते हो कैसे प्लान करना है, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, हम्म, उसको आपको कंपोजेबल बनाना है। द फर्स्ट थिंग इज आप उस एक्टिविटी को एज एन एंड्रॉइड व्यू यूज करके कंपोजेबल बनाओगे, ठीक है? ठीक है, तो अब वो एक्सएमएल फाइल को आपने रीयूज कर लिया, फर्स्ट थिंग, और एज अ कंपोजेबल एक्सपोज किया, ताकि वो एक्टिविटी का लॉजिक है वो आप धीरे धीरे आप व्यू मॉडल्स में पास करोगे, या लेट्स से यूज केसेस रिपोजिटरी, धीरे धीरे उसको स्प्लिट करते रहोगे, ताकि वो जो मे बी 500 लाइन्स की एक्टिविटी थी वो स्प्लिट हुई पार्ट्स में। बट एज ए यूआई आप उसको अभी भी एंड्रॉइड व्यू में ही यूज करोगे, ठीक है, ताकि वो मैप कर सको। फिर धीरे से आप धीरे धीरे उसकी कंपोनेंट्स को ब्रेक करोगे मल्टीपल कंपोजेबल्स में, और फिर वो एक कंपोजेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगी। सो दैट्स ऑन द लॉन्गर वन यू विल प्रेफर, बट दिस इज अगेन कि आप उसको टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास टेस्ट केसेस हों जो उसको वैलिडेट पहले से कर देती है, ओके, तो ठीक है? मतलब सो सिंगल आई सिंगल एक्टिविटी करके मूव करेंगे, राइट? डिपेंड करता है, एज आई एम सेइंग, ये या तो सिंगल एक्टिविटी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल एक रिसाइक्लेबल का अडॉप्टर हो सकता है जिसको जावा से सिर्फ कॉटलिन करना हो, वो फाइल हो सकता है, वो एक मॉड्यूल हो सकता है, वो एक लॉगिन का पूरा फ्लो हो सकता है, राइट? बिकॉज मान लो कि एक एक फीचर है, फीचर ए एंड फीचर बी दोनों एक साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे, बिल्कुल। राइट? सो दैट्स हाउ आई वुड प्रेफर सेइंग दिस, दैट्स बट हाउ द होल जैसे फ्लो सपोज वर्क्स। एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, सपोज से कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, काफी फेमस ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट वुड टेक कि अभी जो लेगेसी कोड बेस है उसको मूव करने में लग जाएगा मुझे, ओवर अ दैट्स ईयर? एन और आर्बिट्री क्वेश्चन, वो टीम पे डिपेंड करता है, वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। बंदों के जिस स्किल पे? स्किल नहीं, स्किल तो यार फिर भी आप अपडेट कर लोगे कभी भी। माय पॉइंट विल ऑलवेज बी कि आपने उसको कितना प्रायोरिटाइज किया है, कितना प्लानिंग में टाइम दिया है, एंड अचीव क्या करना चाहते हो, व्हाट्स योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू लिटरली अपडेट। लाइक ऐसा हो सकता है कि लिगेसी में आप सिर्फ आरएक्स से कोरूटीन्स में आना चाहते हो, आरएक्स इज नॉट लिगेसी तो, बट अब लोग मूव कर रहे हैं, राइट? या उसके लिए पहले आपको कॉटलिन करना पड़ेगा। सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी फॉर दैट? हो सकता है कि समझ उसको गया, 2 साल लग सके, हो बिल्कुल। सकता है कि आप पूरा ही फ्लो लगा दो तो 6 महीने पे लगे, बेस्ड ऑन टीम साइज क्या है। अगर 5 लोगों की टीम है तो फिर आप हो सकता है 1.5 साल लगे। यू कैन नॉट जस्टिफाई अ जज। नंबर टू इट, राइट, कि बिल्कुल। इतना टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है प्रायोरिटाइजेशन पे। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अब सपोज कोई नया बंदा है, उसको अभी ही इज जस्ट वेंट इनटू कॉलेज, सो कॉलेज फर्स्ट ईयर में है या फिर थर्ड फोर्थ ईयर में उसने स्टार्ट सोचा कि मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, तो कहाँ कहाँ से वो क्या क्या चीज़ें रेफर कर सकता है, कहाँ से पढ़ सकता है एंड्रॉइड के बारे में 2022 की अगर बात करें तो? क्योंकि बहुत सारे राइट, ट्यूटोरियल्स जो अभी एंड्रॉइड के वो जावा पे ही मिल जाएंगे अभी भी, ऑल्दो बहुत सारे मूव हो चुके हैं कॉटलिन पे, बट अभी भी बहुत सारा कोड जो है वो जावा पे मिल जाता है अभी भी। इवन करेक्ट। सो स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चंस भी जावा पे हैं। आई नो, हम्म, सो आई वुड रिकमेंड अभी के लिए गूगल कोड लैब्स, गूगल डॉक्यूमेंटेशन इज गुड एनफ टू गेट स्टार्टेड। इससे आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। और डिटेल में जाना है, देन देयर इज अ वीडियो ऑफ फिलिप लैकनर, वो अच्छे हम्म, लेटेस्ट वीडियोस बना देता है। देन देयर इज दिस गाय कॉल्ड कोडिंग विद मिच, उसके हम्म, अच्छे वीडियोस हैं। माइंडॉक्स हैज सम ऑफ देम, मैंने उन पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, सो इट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ देम। हम्म, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये देखो। एंड अगर आपको सीखना है, आई वुड हाईली रिकमेंड, इफ यू वांट टू लर्न गुड प्रैक्टिसेस, गुड वेज टू स्टार्ट ऑफ विद, तो ऑनलाइन जाओ गिटहब पे, प्रोजेक्ट्स देखो जिसपे बहुत अच्छे स्टार्स हैं जो ज्यादा मेंटेन्ड होते हैं, उसका कोड हम्म, क्लोन करो और वहां से सीखो कि वो कर क्या रहे हैं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एवरीथिंग यू विल लर्न। मैं चाहूँ तो कितना भी बुक पढ़ सकता हूँ कोई भी चीज के लिए,
बट अनलेस एंड अनटिल मैं उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखूंगा, मैं कभी समझूंगा नहीं कि इसने क्यों किया था या इस चीज का पर्पस क्या है, राइट? सो देयर आर 3 वेज, लाइक आप वीडियोस देख लो, इम्प्लीमेंटेशन वहां दिखेगी, डॉक्यूमेंटेशन देखो, या फिर गिटहब पे जाके कोड्स पढ़ो. That way you will learn things and you'll move on. ओके सो अब हिल्ट और डैगर 2 है हमारे पास, राइट? ऑल्दो हिल्ट जो है वो डैगर 2 पे ही बेस्ड है, बट Correct. अब क्या है कि लोगों की एक धारणा बन गई है कि मुझे सीधा हिल्ट सीखना है, मुझे डैगर 2 नहीं सीखना है. अब उन्हें हिल 2 में वो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, बट कंपोनेंट्स के बारे में कुछ उनको डेप्थ ही नहीं पता है कि कंपोनेंट्स हैं क्या, क्यों बनाए थे, या क्यों, क्या इनके बीच में इशू क्या था जिसके लिए उन्होंने प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स बनाए, प्री डिफाइंड स्कोप्स बनाए हिल के अंदर. रीजन नहीं पता, वो एक्चुअल रीजन की क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह Correct. से वो कंपोनेंट सब कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर जो था. तो आपका क्या कहना है इस पे कि सीधा हिल पे जंप कर जाएं या डैगर 2 आनी चाहिए? I would take a step back. मैं ये बोलूंगा पहले इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आना चाहिए, IOC. ये एक वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत रेयरली हम कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते, बट आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जरूरत क्यों है. सी in my words, yeah, in my terms, Dagger 2, Dagger Hill, Dagger 1, Dagger Android, everything you think of is just a dependency injection library, right? डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरत क्यों है? जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप ये नहीं समझोगे कि आप अप्रिशिएट नहीं करोगे वो चीजों को. फर्स्ट, सो बिफोर जंपिंग इनटू डैगर 2, आई वुड से फर्स्ट चेक ऑन कि आप क्या सीखना चाहते हो, राइट? डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना चाहते हो या एक लाइब्रेरी का यूसेज? लाइब्रेरी यूसेज बहुत ईजी है समझना, बट पहले आप ये समझ लो कि आपको आईओसी की जरूरत क्यों पड़ी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल. सो जब आप वो समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कंपोनेंट ब्रेकेज क्या किया, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर मेथड्स क्या होता है, ठीक है, वो सब आप जब समझोगे तब आप कोई डैगर या कोई और लाइब्रेरी की तरफ जा सकते हो. बट अगेन, बिफोर जंपिंग ऑन टू हिल्ट, थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डैगर 2 के आने चाहिए. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ, बिकॉज बहुत चीजें हैं डैगर में जो डैगर हिल्ट में हटा दी गई हैं, लाइक उसको रैप कर दिया गया, राइट? सो आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज अंडरस्टैंड डैगर 2 एज अ कॉन्सेप्ट एंड देन मूव ऑन टू हिल्ट. फिर ऐसा भी होगा ना कि हिल्ट को भी आप तब ज्यादा अप्रिशिएट करोगे जब आपको पता है कि डैगर 2 से क्या क्या चीजें यहाँ पे इजी कर दी गई हैं. सो ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप शुड बी आईओसी समझो, सेकंड स्टेप शुड बी डैगर समझो, एंड थर्ड शुड बी हिल्ट पे आओ, ठीक है? You should not be a pro at Dagger, but at least you should know the basic terminologies which we use. So फिर Dagger hilt के appreciation आप ज्यादा कर पाओगे, या फिर आप ज्यादा honesty से जान सकते हो. So for example, अगर कोई directly hilt पे आता है, and if I just ask them कि what is that hilt solves purposely जिस Dagger 2 में नहीं था, आपको नहीं पता होगा, right? So ये एक चीज है, आपको prepare भी करता है इंटरव्यूज के लिए, but आपको एक सॉलिड कॉन्फिडेंस देता है कि अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मुझे पता है कि मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ. आई वुड से दैट्स द राइट स्टेप परहैप्स. तो मतलब सीक्वेंशियली होना चाहिए फ्लो, पहले आईओसी, सॉलिड प्रिंसिपल्स, आईओसी, उसके बाद आप डैगर सीख सकते हो, डैगर के जस्ट बाद हिल्ट, जिससे आप अप्रिशिएट कर पाओ एवरी स्टेप को. करेक्ट. आपको पता होना चाहिए आप कोई सी भी चीज क्यों कर रहे हो. अगर फॉर एग्जांपल, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इसका सबसे अच्छा आंसर है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने जाते हो, आपको पता ही नहीं है वो खाना क्या, आप ऑर्डर कर लो, तो फिर आपको पता ही नहीं है ना आपने क्या खा लिया, क्या है. अगर या फिर वो क्विजीन फेमस क्यों, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको पता है कि इस रेस्टोरेंट का अच्छा क्विजीन ये है, तभी हम वहां जाते हैं. उस रेस्टोरेंट का अप्रिशिएशन इसी उस क्विजीन की वजह से है, राइट? इट्स द सेम वे फॉर दिस. बिल्कुल. ओके, तो अब क्रॉस प्लेटफॉर्म्स वाली जो टेक्नोलॉजीज है काफी फेमस हो रही हैं, तो फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, एक कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म भी आ गया है. तो व्हाट डू यू थिंक कि इनका क्या फ्यूचर है? मतलब अगर कोई बंदा एंड्रॉइड नहीं सीखना चाहता तो ये सीख ले, उसका सेम इम्पैक्ट होगा, या फिर क्या लगता है, मतलब कैसा फ्यूचर है इन टेक्नोलॉजीज का? ऑल्दो कंपोज जो है वो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है. हाँ, कंपोज जो है हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है फ्लटर की यूआई से. तो व्हाट डू यू थिंक? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. If my opinion to be asked, see, आप जब कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म चीजें करते हो, आप एक लिमिट तक ही उस पे काम कर सकते हो. आपको अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप बनाना है, यू स्टिल नीड द नेटिव कंपोनेंट्स, राइट? अगर आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स चाहिए होंगे, आपको मैप से इंटीग्रेशन चाहिए होगा, लोकेशंस आपको फेच करने पड़ेंगे. Anything whatever is there is just a library or a framework. It is not the interacting components to the phone itself or the framework itself, right? Android का. So
hence I said ये बहुत controversial question है. If I have to go 5 years down the line और मुझसे फिर पूछा जाए मैं क्या करता, तो मैं अभी भी native लेता. Because I am not trying to be in a very controversial mood, but there's a very good statement a friend of mine told me. Frameworks and libraries बहुत आए and बहुत गए हैं. Native was there before, native is still now, and native will always be there. बिल्कुल. If I'm not wrong, Ionic या Iconic कुछ करके Ionic. framework था, there was there. There Yes. was PhoneGap, right? There was Cordova. Xamarin, Yes. Cordova, बहुत सारी चीजें थी. अब वो Hmm. fade off हो रही हैं, right? So native तब भी था, अब भी है, future में भी रहेगा. Because for any cross platform to survive, native has to be there. ठीक है. हम बहुत कुछ कर सकते हैं. So for example, if you ask me to build a basic app, ठीक है, which on React Native or Flutter, I'll definitely choose it any day. But again, if you ask me to build something बहुत complex, I'll take native. ठीक है, because मुझे पता है कि the level of confidence, the level of abstraction I can do on native, वो मैं शायद किसी और cross platform पे नहीं कर सकता. Okay. But Right. जैसे अभी ये है कि सपोज मोस्टली जो एप्स होती हैं, या अगर सपोज अभी वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो वेबसाइट्स भी जो होती हैं वो ट्रांजेक्शनली होती हैं. लाइक 70% ऑफ द वेबसाइट्स जो होंगी वो ट्रांजेक्शनल ही होंगी. जैसे यूजर आएगा, ऑर्डर, अगर सपोज ई कॉमर्स की बात करें तो Yeah. यूजर आएगा, लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, उसके बाद कुछ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, या इस तरीके का एक काम होगा, राइट. बेसिकली Correct. डेटा क्रंचिंग होगी नॉर्मली, फ्लड ऑपरेशंस होंगे जो वो परफॉर्म कर रहा Correct. होगा. तो आई गेस उन केसेस के लिए तो बेटर है कि हम फ्लटर पे चले जाएं या रिएक्ट नेटिव पे चले जाएं. हाँ, बट जहाँ पे हमें hence I नेटिव, said बहुत basic components हैं, उसके लिए आप कोई भी cross platform लो. I cannot name any और कोई भी लो चलेगा. But अगर आप मुझे बोलो कि कोई बहुत Uber for example, let's take Uber. आप Uber नहीं बना सकते कोई cross platform पे, because the right, and not just that. For example, कोई भी एक बड़ी application ले लो, to run a very big huge app on a cross platform is always tricky, to be honest. क्योंकि उसको अब बहुत native components करना होंगे, उसके performance monitor करना होगा. You cannot just think of building something on this, right? So I am an advocate of native application, but I'm also not against of cross platform. Everything solves their own problem. बिल्कुल. या ओके. सो नो कंक्लूजन, जिस पे मन करे वो कर सकते हो, बट जो प्रेफरेबली मन करे करो, but native आना चाहिए. Native आना चाहिए, because आप उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है. या सो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मतलब जैसे वेब के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं. एंड्रॉइड के कोई ऐसे ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिसको आप डेली जाके पढ़ते हो, या जैसे एंड्रॉइड न्यूज़ लेटर है एक जो काफी फेमस है. I तो have a एंड्रॉइड preference. वीकली, यस. Android Weekly है, Kotlin Weekly है. This is two of them जो मैं हमेशा चेकआउट करते रहता हूँ. ठीक है. There is another guy's blog called Shreyas Patil. उसके भी blogs बहुत अच्छे हैं. ठीक है. He has content which is good enough to consume. ठीक है. वो regular नहीं है, like हर दिन नहीं कुछ release करता है. It's a good one. I write blogs जिसको मैं पढ़ता हूँ, because blogs for me is like a self-made notes. कभी खुद से वापस आके रेफर कर पाऊँ. For Mindox में भी हैं. ठीक है. Android के खुद के blogs are good enough. Documentations are good enough उनके. ठीक है. मार्टिन ब्राउन के अच्छे blogs होते हैं. So there are content. आपको बस गूगल करना है कि what you want to learn today. या ओके. मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे सुबह उठे हैं और कुछ पढ़ने का मन है, तो एक I मॉर्निंग would ब्लू go टाइप हो Android जाएगा. Weekly, Kotlin Weekly. ओके. ओके. Android Weekly and Kotlin Weekly, both of them good enough. Okay, so that was all. So any productivity hacks you want to give to our audience, like कोई productivity hacks हैं जो Android Studio में आप follow करते हो, Android के लिए या Kotlin के लिए in general? यार मेरा तो like मेरा सबसे बड़ा productive hack is macros, to be honest. मैं macros ज़्यादा use करता हूँ कि and I have created couple of shortcuts to work on it, ताकि जब भी मैं कुछ लिखूं indentation ठीक हो जाए, imports अपने आप अच्छे से setup हो जाए. So I do not have to run my KT-lint or detect every time I work on it. That reduces a lot of time for me. मेरा सबसे बड़ा honest opinion होता है कि वो आप use करो. But apart from that, whatever works for you is good enough. Productive hacks is like something which works on me as an individual. But आपके लिए जो काम कर रहा है आप उसको use करो. Okay. So ये लास्ट राउंड है, मतलब इसमें थोड़ा एक रैपिड फायर कर लेते हैं, देखते हैं. तो मैं क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा, राइट? सोच के देना या नहीं, first thing बिल्कुल in my mind? इंस्टेंट आंसर देना है. ओके. MVP और MVVM? MVVM. डैगर और हिल्ट? Hilt. कंपोज और XML?
Compose. coroutines और RX Java, Coroutines. Java और Kotlin, Kotlin. backend और frontend. Depends. Okay. Books और blogs, Books. startup और big tech giants, Startup. Twitter और Insta, Insta. India और Berlin, Depends. work from home और work from office, Hybrid. छोले कुलचे और पिज्जा, Chole kulche any day. night person और morning person. Noon person. Okay. So that is it from for rapid fire. So anything else you want to give? Anything else you want to tell to our audience? One small thing. Mhm. Yeah, one small thing I would definitely add. I am not pretty sure who your audiences are, but to be very frank, this is something which I always tell everyone, that whenever you want to learn something, just dedicate your time towards it. ऐसा मत सोचो कि शायद इसको मुझसे ज्यादा आता होगा या मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ स्टार्ट करने में. ठीक है. Mhm. Any day whatever you start is always good enough. ठीक है. एटलीस्ट वो मोटिवेशन होनी चाहिए कोई चीज करने के लिए. So learn something new always. हो सकता है वो टेक में हो सकता है आप कुकिंग स्किल्स सीख रहे हो सकता है स्केटिंग कर रहे हो, बट समथिंग यू शुड लर्न which should thrive you every day. अगर आप हर दिन enjoy नहीं करोगे, so perhaps you will be losing something on your life. ठीक है. I just recommend कुछ ना कुछ मजेदार करो which makes you feel lively. That's the best part. Okay. So apart from Android, what do you do? Traveling, I would say. Like I have Okay. two of my friends here in Berlin, Sagar and Sid, and we always plan to go somewhere. And हमारा planning short ऐसा ही होता है कि like we work 4 days a week, at least me, not them. So yeah, 3 days we go exploring Berlin, some other country, some other city, but we travel a lot. And that's another thing. And I like to collect memories, photographs and something. So वो एक initiative है जो I do, or I learn cooking. मतलब I want to. There can be people saying कि Berlin में हो तो बनाना पड़ेगा, but that's something I want to learn. I love it. So I'm trying different cuisines, Indian, Mexican, Italian, but I do. So apart from Android, that's the only thing that makes me lively, I think. I don't know. Okay. So thank you, Himanshu. Thank you for your time. So that's it for this podcast. And thank you, Jatin, for having me here. I do not know, but if my answers were good enough, but at least I tried my best. Yeah. Yes, it was good. So thank you once again. So have a nice day. Bye-bye. तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं. जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके भी उस पॉइंट को सुन सकते हैं. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें. अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद. ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो. जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो. हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो. उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में. आईटी में आईटी